कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनके आशीर्वाद में एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो अनजाने में भी हमारी रक्षा करती रहती है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सा आशीर्वाद भी हमें उन मुसीबतों से बचा लेता है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शायद मेरे पिताजी के आशीर्वाद ने ही उस दिन मेरी जान बचाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 11 कहानियों के छलावा सीजन में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी के किरदार हैं प्रभात, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना किया जिस पर यकीन कर पाना बहुतों के लिए मुश्किल होगा। यह कहानी प्रभात की असल ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले का रहने वाला हूँ और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने दिल्ली जैसे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और गोंडा शहर में मेरा घर है। मेरे घर में सभी पढ़े लिखे और आधुनिक सोच वाले हैं। मेरे पिता कानूनगो हैं और मेरी माँ एक अध्यापिका। हम भूत प्रेतों और इन तकियानुसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में घटे उस एक हादसे ने मेरी सोच पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 15 जुलाई 2012 में मैं छुट्टियों में बेंगलुरु से गोंडा आया हुआ था। मुझे 2 दिन ही हुए थे कि माँ ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, हम गांव नहीं गए। दादी हर साल मुझे याद करती हैं और कहती हैं कि मैं उनके मरने से पहले उन्हें एक बार अपना चेहरा दिखा दूं। कौशल्या, मेरी दादी, जो हमारे गांव के पुश्तैनी घर में रहती थी। मेरे पिता नौकरी के सिलसिले में शहर आ गए, लेकिन दादी गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें शहर का वातावरण ठीक नहीं लगता था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दादी ने ये कहकर शहर आने से मना कर दिया कि बाप दादाओं के विरासत को वो यूं छोड़कर नहीं जाएंगी। हम हर साल उनसे मिलने गांव जाया करते थे, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो अब तकरीबन 3 सालों से हम गांव नहीं गए। इसलिए माँ ने इस बार गांव चलने का फैसला किया था। मुझे भी गांव बहुत खास पसंद नहीं था, लेकिन बचपन की यादें थी जो मुझे खींचकर हर बार गांव ले जाया करती थी। हम अगले ही दिन गांव जाने के लिए निकल पड़े। गोंडा शहर से हमारा गांव तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे गाड़ी गांव के रास्ते में बढ़ रही थी, वैसे वैसे शहर की भीड़ पीछे छूटती जा रही थी और प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा आंखों में बसता ही जा रहा था। मैं कार की खिड़कियों से बाहर की ओर झांक रहा था और याद कर रहा था कि बचपन का वो दौर जब मैं गांव के दोस्तों के साथ गांव घुमा करता था। कच्ची सड़कें, चारों तरफ हरे खेत और दूर दूर तक फैले आम के पेड़, ये सब कुछ मुझे जैसे अपनी ओर खींच रहे थे। करीब 1 घंटे बाद हम अपने पुश्तैनी घर पहुंच गए। दादी हमें देखकर बहुत खुश हुई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। फिर उन्होंने अपने कमरे से एक लाल रंग की मौली निकाली और मेरे हाथ में बांधते हुए बोली, इसे हमेशा अपने हाथ में बांध कर रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। भला ये मौली मेरी क्या रक्षा करेगी? लेकिन उसमें दादी का प्यार छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उस वक्त उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो मौली बांध ली। हम साथ बैठे
बातें कर रहे थे। दादी ने बगीचे के पके आम मुझे खिलाए और देखते ही देखते रात हो गई। गांव की रातें शहर से बिल्कुल अलग होती हैं। चारों तरफ सन्नाटा, कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और बीच बीच में पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट हमें सुकून भी देती है और डराती भी है। उस रात खाना खाने के बाद मैं आंगन में बैठा था, तभी बाहर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, प्रभात। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो राजू था, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राजू मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक साथ स्कूल गए थे, लेकिन कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसे अचानक देखकर खुश हो गया। वो काफ़ी बदल चुका था। लंबा कद, बड़ी दाढ़ी और पहनावा गांव वालों के ही जैसा, लेकिन उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी जो बहुत ही आकर्षित लग रही थी और थोड़ी अजीब भी। मैं उसे देखते ही उसके गले लग गया। उसका शरीर बहुत ठंडा था, मानो जैसे बर्फ के पानी से वो नहाकर आ रहा हो। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अभी अभी खेतों से आ रहा है, इसलिए शरीर इतना ठंडा है। और फिर हम दोनों आंगन में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। माँ ने हम दोनों के लिए चाय भी बनाई। उसने मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने उसे सब बताया कि कैसे बेंगलोर में मेरी पोस्टिंग हुई। राजू ने भी शहर के भागदौड़ के चक्कर खाए थे, लेकिन वो उस दिन मुझसे शहर के बारे में ऐसे पूछ रहा था जैसे शहर के बारे में पहली बार सुन रहा हो। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने उसे बताना शुरू किया और राजू बस शांत होकर सुनता रहा। उसकी आवाज़ में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा कि चल खेतों की तरफ चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं रात में टहलने नहीं गए। इसी बहाने मैं तुझे अपने खेत भी दिखा दूंगा। मैंने सोचा क्यों नहीं, गांव आया हूँ तो थोड़ा घूम भी लेते हैं। आखिर बहुत साल भी तो हो गए हैं हरियाली देखे हुए। हम दोनों घर से निकलकर कच्चे रास्ते से खेतों की तरफ चल पड़े। रात तकरीबन 11 बजे थे। आसमान में आधा चांद था। हल्की हल्की चांदनी खेतों पर पड़ रही थी और हवा में सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू। हम चलते चलते गांव से काफ़ी दूर आ गए। अब चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। राजू अचानक चलते चलते एक जगह जाकर रुक गया। बोला, याद है हम बचपन में यहीं बैठकर आम चुराकर खाते थे? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। हाँ, मुझे याद है, हम बचपन में बहुत मस्तियाँ किया करते थे। हमने पुरानी बात अब शुरू कर दी और बात करते करते हम दोनों खेत की मेड़ पर बैठ गए। बातों बातों में मैंने उससे अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, खुशियाँ, गम, सब कुछ बताया कि कैसे मैंने पढ़ाई की, कैसे नौकरी मिली और शहर में कैसे अकेले रहना पड़ता है। मैं राजू के सामने एक खुली किताब बन गया, और हो भी क्यों ना, ये एक तरह से स्वाभाविक भी था। राजू मेरे बचपन का दोस्त था। उसके सामने मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और बस बोले जा रहा था। राजू बस मुझे देखे जा रहा था। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, बस मेरी बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से मुझे घूर रही थी, मानो वो पहली बार मुझे देख रहा हो। करीब 2 घंटे तक हम वहीं बैठे बातें करते रहे, लेकिन तभी मुझे एक बात अचानक अजीब लगी। वो ये कि इतनी देर से हम बातें कर रहे थे, लेकिन राजू ने एक बार भी अपने घर या परिवार की बात नहीं की।
मैंने उससे पूछा भी कि और बता, तेरा क्या हाल है, घर में सभी ठीक तो हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं यहीं रहता हूँ, घर का कुछ पता नहीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल अजीब हो गई थी, ऐसे जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। उसकी आवाज़ में धीरे धीरे एक भारीपन आने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सूनापन था। मैंने कई बार उससे पूछा भी कि तू ठीक तो है, लेकिन मेरी बातों का वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो थोड़ा भी कुछ बोलता तो उसकी आवाज़ बेहद भारी और दबी दबी सी आती। हालांकि वो ज़्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ मैं ही बोलता था और वो चुपचाप सुनता रहता था। हवा अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। काफ़ी रात होने पर हल्की हल्की ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि हो सकता है इसे सर्दी लग रही हो, इसलिए इसकी आवाज़ में भारीपन है। यही कारण था कि मैंने उसे ज़्यादा टोका नहीं और फिर मैंने बातें शुरू कर दी। उस दिन मैंने राजू को इतने सालों में बीती सारी बात बताई। मेरा मन अंदर से जैसे हल्का हो गया। मन में अजीब सी शांति थी और ये इसलिए थी कि मैं काफ़ी साल बाद किसी से इतना खुलकर बातें कर रहा था। मैं राजू से बातें कर रहा था, लेकिन राजू का ध्यान मेरी बातों पर नहीं बल्कि मेरे हाथों पर था, जिस पर दादी माँ ने मौली का धागा बांधा था। राजू लगातार मेरी हाथों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका बर्ताव मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने संकोच में उससे कुछ भी नहीं कहा। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं राजू को गले लगा लूं और उससे कहूं कि आज उससे बातें करके मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गले लगाने का सोचा, उसने मुझसे अजीब सी दूरी बना ली और बोला, तू भी क्या लड़कियों की तरह सेंटिमेंटल हो रहा है, लड़कियों की तरह गले चिपक रहा है। मैंने भी सोचा कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। अपनी भावनाओं पर मुझे काबू रखना चाहिए। मैंने राजू को एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत नींद भी आ रही है, चल अब घर चलते हैं। उसने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो रात शुरू हुई है, आंखों में नींद अभी थोड़े ही आएगी, ये रात तो हमारा दिन है। उसकी ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उसके कहने का मतलब है कि रात में फसल की सुरक्षा करनी होती है जानवरों से, इसलिए दिन की तरह रात को भी जाग कर पहरा देना पड़ता है। तो हमारे लिए तो रात दिन के ही बराबर हुआ। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और रात के 12:30 बज गए। मैंने राजू से कहा कि अब तो घर चल ही, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, घर पर सभी परेशान होंगे, खास करके मेरी दादी माँ जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। उनके लिए ही गांव आया हूँ। अगर उनके साथ बैठकर 2 वक्त की बात भी नहीं करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगी। राजू ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। उसने कई बार मुझे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था और नींद भी आंखों पर चढ़ रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं सिर्फ घर जाना चाहता था। घर पहुंचने में देर हो गई। रात के तकरीबन 1 बज गए, पर मेरा मन बहुत हल्का और अच्छा फील कर रहा था। जैसे ही मैं घर के आंगन में पहुंचा, मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि मेरे सामने वो था जिसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मेरे सामने खटिए पर राजू बैठा हुआ था और वो मेरे पिताजी के साथ बातें कर रहा था।
जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे देखकर वो हंसते हुए बोला, अरे प्रभात, कहाँ चला गया था तू? मैं तो तुझसे मिलने यहाँ आया था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में जैसे तीर की तरह चुभ रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तू यहाँ? तू कब आया? राजू ने कहा, अभी आधे घंटे पहले ही। तू घर पर नहीं मिला तो मैं यहीं बैठ गया और पिताजी का हालचाल पूछ रहा था। मेरे शरीर में पसीने छूटने लगे। अगर राजू अभी आया था तो फिर मैं पिछले कई घंटे से खेतों में किसके साथ बैठकर बातें कर रहा था? मुझे घबराया हुआ देखकर राजू समझ गया कि कोई ज़रूरी बात है। वो मेरे करीब आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तू ठीक तो है? वैसे तू गया कहाँ था जो इतनी रात गए वापस लौटा? मैं कुछ कह पाता कि तभी माँ अंदर से आई और उन्होंने मुझे फटकार लगाते हुए कहा, कहाँ गया था तू इतनी रात गए? ये शहर नहीं, गांव है। यहाँ रात बिरात ऐसे घूमना ठीक नहीं है। और तूने तो कुछ कहा भी नहीं, चुपचाप निकल गया। बता, कहाँ गया था तू? मेरा सर घूमने लगा और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि सभी लोग मेरे आसपास मुझे घेर कर बैठे हुए हैं। माँ रो रही है और पिता के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मेरे होश में आते ही राजू ने मुझसे कहा, प्रभात, तू ठीक तो है? मैंने राजू को झट से गले लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर सभी परेशान हो गए। मैंने थोड़ी सांस ली और फिर सभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी कहानी सुनने के बाद राजू ने मुझे बताया कि एक मैं ही नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि गांव में कई लोगों के साथ अक्सर ऐसे किस्से हुआ करते हैं, और ख़ास करके उन लोगों के साथ जो इस गांव के बाहर के हैं। राजू ने बताया कि जहां हमारा खेत है उसी के थोड़े दूर पर ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, जिसमें कुछ साल पहले लोगों से भरी हुई एक बस गिर गई थी और उसमें बैठे कई लोग, जिसमें कि बूढ़े, बच्चे और जवान थे, सारे मारे गए। तब से लेकर अब तक अक्सर रात में किसी ने किसी के साथ ऐसी घटना होते हुए देखी कि कोई अनजान व्यक्ति उनको दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद लोग या तो मौत के घाट उतर जाते हैं या फिर जिंदगी भर के लिए पागल हो जाते हैं। हमने सरकार से कई बार अपील की उस तालाब को बंद करवाने की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, जबकि तुमने बेहद करीब से उसका सामना किया है, घंटों बैठकर उससे बातें की, वो भी इतनी रात गए। सच कहूँ तो मेरे पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। मैं खुद हैरान था और काफ़ी डरा हुआ भी। तभी मेरी नज़र मेरी कलाई पर बंधे उस धागे पर पड़ी और मुझे अचानक ही याद आया कि दादी माँ ने मेरी कलाई पर यह धागा बांधा था और उन्होंने कहा था कि यह धागा मेरी रक्षा करेगा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी बड़ों के आशीर्वाद को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा धागा भी आपके और मौत के बीच सबसे बड़ी दीवार बन सकता है। और आज भी जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो रात में खेतों की तरफ से कभी कभी एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, प्रभात, ज़रा सुनो। लेकिन इस बार मैं रुकता नहीं
और ना ही पलट कर देखता हूँ। वो आवाज़ मुझे हर बार मेरे अपनों की आवाज़ में सुनाई देती है, कभी कभी मेरी दादी की आवाज़ में भी, तो कभी मेरे पिताजी की आवाज़ में, तो कभी माँ की आवाज़ में। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो आवाज़ मेरे अपने नहीं, बल्कि कोई छलावा है।